हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमन मिश्रा त्रिपाठी सर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने ईंटें मन के अस्थियां में दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने गृह स्थापत्य तक पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और दुर्ग, निचला शहर, माल गोदाम और विशाल स्नानागार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस थर्ड पार्ट में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब देखिए, कोई देश है या समाज है, वहाँ बहुत सारी विषमताएं होती हैं, डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। अब उन्हीं डाइवर्सिटी का पता करने के लिए इतिहासकार अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक भिन्नताएं थी। इसकी बात का पता करने के लिए जो पुरातत्वविद हैं वो दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक है समाधान, ठीक है, समाधान, और दूसरा है विलासता की वस्तुएं। अब समाधान क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है उसके भी करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे किसी धर्म में क्या किया जाता है, उसको अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, या जिसे हम कहते हैं दाह संस्कार। किसी में क्या किया जाता है, उसको गड्ढे में दफना दिया जाता है। और किसी में क्या करा जाता है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है, जिसे चील कौवे खाएं, ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कैसे होता था ये। तो हड़प्पा सभ्यता में जो दाह संस्कार है, या हम हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान थे उनको क्या किया जाता था, आमतौर पर उनको गड्ढों में दफना दिया जाता था, ठीक है। और इन गड्ढों की जो आकार होता था उनके आकार भी अलग अलग होते थे। और इन गड्ढों को क्या किया जाता था, कई गड्ढों की चिनाई की जाती थी। अब इस चिनाई के माध्यम से हम तो ये नहीं पता कर सकते कि क्या ये सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं कि नहीं, ये सामाजिक भिन्नताओं का बोध कराते हैं कि नहीं, क्योंकि चिनाई जाहिर सी बात है छोटी मोटी चीज़ें कोई भी करा लेगा। लेकिन कई जगह कब्रों में बहुमूल्य आभूषण मिले हैं, कहीं पर तांबे के दर्पण, शंख, जैस्पर आदि मिले हैं। अब देखिए, जैसे हम मिस्र सभ्यता में देखें, या आपने एक शब्द सुना होगा मम्मी, ठीक है। अब ये मम्मी होती क्या है, मिस्र के इतिहास में क्या होता था, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती थी या कोई महिला जो भी उसकी मृत्यु होती थी, उसको क्या किया जाता था, उसके शरीर को, उसके शरीर पर लेप लगा के उस पर पट्टियाँ बांध के उसे गड्ढे में दफना दिया जाता था। और फिर उसके साथ क्या किया जाता था, बहुत सारी चीज़ें दफना दी जाती थी, जैसे सोने की चीज़ें और पशु पक्षी, ठीक है। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी जो कुछ हमें कंकाल मिले हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के मिले हैं, और उनके साथ कहीं पर आभूषण मिले हैं, कहीं पर तांबे की चीज़ें मिली हैं, कहीं पर जैस्पर वगैरह मिले हैं, लेकिन कहीं पर क्या है, बहुमूल्य चीज़ें नहीं भी मिली। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो शवों के साथ बहुमूल्य चीज़ें दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। अब जो दूसरा तरीका है हमारा सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करने का या सामाजिक भिन्नताओं को जांचने का, वो क्या है, विलासता की वस्तुएं। अब विलासता की वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सामाजिक भिन्नताओं को समझने की एक और विधि है, क्या, पूरा वस्तुओं का अध्ययन। इतिहासकार इसे दो भागों में बांटते हैं। अब दो भाग कौन से हैं, एक तो है जरूरी चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड होती है वो, और दूसरा है विलासता की वस्तुएं। अब विलासता की वस्तुएं क्या होती हैं इसके बारे में भी हम देखते हैं। उससे पहले जरूरी वस्तुएं। जरूरी वस्तुएं क्या होती हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। जरूरी वस्तुएं सामान्यतः हर जगह पाई गई हैं, पर विलासता की वस्तुएं कुछ ही जगह पाई गई हैं, और ये बहुत ही रेयर हैं उस क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि ये दुर्लभ और महंगी होती थी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सोना, क्या सोना हर किसी के घर में होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसी वजह से वो क्या है, एक विलासता की वस्तु है। फयांस और तकलिया बहुत ही कम मात्रा में पाए गए हैं। अब यहाँ पे जो फयांस लिखा है थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। अब फयांस और तकलिया, फयांस होता क्या था, बालू या रेत, उसमें रंग और थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ डाल के उससे एक नया पदार्थ बनाया जाता था, उसको पकाकर। तो ये जो पदार्थ होता था फयांस से बना हुआ, बहुत महंगा होता था, और ये फयांस बहुत ही कम मात्रा में पाए गए हैं, फयांस और तकलिया, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र थे, वहाँ पर फयांस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। लेकिन वहीं जो कालीबंगन है, जो कि राजस्थान में स्थित था, ये वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पाए गए हैं। अब इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, ये पॉश इलाके रहे होंगे उस क्षेत्र के, और जबकि जो कालीबंगन है वो एक लोअर इलाका रहा होगा, या हम ये कह सकते हैं वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा
विकसित नहीं हुआ होगा या वहाँ पे गरीब लोग रहते होंगे। अब आता है दूसरा पॉइंट, सोना आज के समय की तरह क्या था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, या हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महंगा था। क्यों? क्योंकि वो हमें संचयों से प्राप्त हुआ है। अब संचय क्या होता है, इस बात पर ज़रा गौर फरमाइएगा। संचय, अब देखिए गांव वगैरह में जब हम जाते हैं, गांव वगैरह में क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, संदूक वगैरह में, बॉक्सेज में रखे होते हैं, उस पर ताला वगैरह लगा के रखते हैं। लेकिन आज से लगभग 30-40 साल पहले जब वो संदूक जितने ज़्यादा नहीं थे, तो उनको क्या किया जाता था, उनको घड़ों में रख दिया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, उसको घड़ों में रख दिया और घड़े पे कपड़े वगैरह लगाकर उसको गड्ढे वगैरह में डाल दिया या कहीं पर छुपा दिया गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संचय। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब शिल्प उत्पादन क्या होता है? शिल्प उत्पादन में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक जगह थी चनहुदड़ो, ठीक है। अब जो चनहुदड़ो था वो क्या था, 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था और यहाँ पे शिल्प उत्पादन होता था। अब शिल्प उत्पादन में क्या क्या चीज़ें होती थी, जैसे मनके बनाना, पाट बनाना, संग काटना, धातु कर्म। अब धातु कर्म क्या होता है ये भी जानिए। धातु कर्म जैसे कि हम लोहार वगैरह का जो काम होता है या सोनार वगैरह का जो काम होता है वो क्या है, धातु का काम है। हड़प्पा में मुख्य रूप से मनके, मुहर, बाट बनाए जाते थे, संग की कटाई की जाती थी और धातु कार्य किए जाते थे। मनकों का आकार गोलाकार, बेलनाकार और ढोलाकार भी होता था, या हम ये कह सकते हैं कई बार ऐसा होता था जो 2 या 2 से अधिक मनके हैं उनको एक साथ जोड़कर एक नया मनका बनाया जाता था। ठीक है, मनकों को कार्निलियन लाल रंग का सुंदर पत्थर, जैस्पर, तेलखड़ी, स्फटिक आदि से बनाया जाता था। धातु सोना, तांबा, कांसा, शंख, फ्रांस नहीं, ये फ्यांस होगा। ठीक है, पक्की ईंट, मिट्टी, कुछ मनकों को 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर भी बनाया जाता था। अब देखिए जैसे ये क्या है, एक मनका है। मनका हम एक तरह से कह सकते हैं मोती टाइप, जो उस टाइम हो सकता है जो महिलाएं वगैरह हों वो पहनती हों अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता था। अब सेलखड़ी के विषय में भी एक हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो मुहर है वो किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो वो किस पत्थर से बनाई जाती थी, सेलखड़ी। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता था जिसे आसानी से उपयोग में लाया जाता था। कई जगह पर सेलखड़ी के चूर्ण को सांचे में डालकर भी मनके बनाए जाते थे। सेलखड़ी को क्या किया जाता था, उसको पेस्ट बना के उससे एक नया मनका बनाया जाता था। ठीक है, सेलखड़ी से छोटे मनके कैसे बनाए जाते थे इसका पता अभी तक नहीं चला। ठीक है, अभी तक जो उसका जो नए औजार बनाए या जो छोटे मनके बनाए जाते थे ऐसा कोई औजार हमें मिला नहीं है। कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। अब देखिए जो पीले कलर का जो मनका होता था उसको थोड़ा आग में जलाया जाता था, जिससे क्या होता था, उसका रंग चेंज हो जाता था और वो रेड कलर का हो जाता था। मनके बनाने के लिए घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रियाएं होती थी। अब देखिए ये हम एक औजार देख सकते हैं, हो सकता है ये उसमें यूज़ किया जाता हो। ठीक है, मनके बनाने के लिए घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रियाएं होती थी। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र चंदहुदड़ो, लोथल और धौलावीरा में छेद करने का सामान मिला है। अब ये देखिए 2 केंद्र हैं यहाँ पे जहाँ पर शिल्प उत्पादन होता था। अब कौन कौन से हैं, चंदहुदड़ो और लोथल। पेपर में ये भी आता है कि चंदहुदड़ो कहाँ पर था, लोथल कहाँ पे था। अब जिसको पता होगा वो तुरंत बता देगा कि लोथल कहाँ था, गुजरात में, और चंदहुदड़ो पाकिस्तान में। धौलावीरा में छेद करने के औजार मिले हुए हैं। हो सकता है छेद करने का औजार, नहीं ये तो नहीं होगा, छेद करने का औजार दूसरा था। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती थी। अब देखिए जाहिर सी बात है आपके आसपास कोई फैक्ट्री होगी, चलिए मान लीजिए जुराब की कोई फैक्ट्री होगी। अब जुराब की फैक्ट्री होगी तो उसके कुछ अवशेष वहाँ पर आसपास मिलेंगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, उन बचे हुए अवशेषों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उन जगहों की पहचान करते हैं। बचा हुआ कच्चा माल, त्यागी हुई वस्तुएं, कूड़ा करकट आदि उत्पादन केंद्रों की पहचान करवाते हैं। जिस जगह पर औजार ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें ही उत्पादन केंद्र मान लिया जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पे फैक्ट्री है तो वहाँ पर मशीनें भी होंगी,
तो इसी वजह उन मशीनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उन उत्पादन केंद्रों की पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी बचा हुआ कच्चा माल भी किसी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, या फिर उत्पादन करने के बाद बचे हुए अवशेषों से भी उत्पादन केंद्र ज्ञात होते हैं। माल प्राप्त करने की नीतियां। अब हड़प्पा के लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें लाते थे। अब देखिए कहाँ से लाते थे वो, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे मिट्टी तो स्थानीय स्तर पर भी मिल जाएगी। अब जो मिट्टी थी वो तो हम आसपास के क्षेत्रों से भी हम ले आ सकते थे। पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के छोटे प्रतिरूप से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ सामान और लोगों के लिए स्थल परिवहन का एक मुख्य साधन था। अब देखिए बैलगाड़ियों के जो प्रतिरूप हैं छोटे खिलौने, उससे हमें ये ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो स्थल मार्ग था वो एक मुख्य साधन था यातायात का। और इसके अलावा सिंधु तथा इसकी उपनदियों के माध्यम से भी जल मार्ग का प्रयोग होता था। ठीक। अब जो सिंधु थे और इसकी जो सहायक नदियाँ थी या इसकी जो उपनदियाँ थी, उसके माध्यम से भी क्या होता था, यातायात होता था। और हो सकता है उसके माध्यम से भी क्या हो, सामान को आयात निर्यात होता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हो। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला व्यापार। अब यहाँ पे एक शब्द प्रयोग हुआ है उपमहाद्वीप। अब ये उपमहाद्वीप किसके लिए प्रयोग हुआ है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारा जो देश है भारत, उसके लिए ये सब प्रयोग हुआ है उपमहाद्वीप, जिसे हम कई बार प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे, जैसे शंख। अब शंख कहाँ से आता था, नागेश्वर और बालाकोट से। ठीक है। लारजोद मणि कहाँ से आती थी, सोरतुगई। और ये सोरतुगई कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ पे है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। कार्निलियन। अब कार्निलियन कहाँ से आता था, लोथल से। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। तेलखड़ी। तेलखड़ी कहाँ से आता था, दक्षिण राजस्थान से तथा उत्तरी गुजरात से। अब जो सेलखड़ी है उसी से हम क्या, हमारा क्या बनता था, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी विशिष्ट विशिष्ट पुरा वस्तु बनती थी, मुहर। ठीक है। अब तांबा कहाँ से आता था, तांबा आता था खेतड़ी से। ठीक है। सोना कहाँ से आता था, दक्षिण भारत से आता था। अब दक्षिण भारत के कौन कौन से क्षेत्र, इसमें तमिलनाडु भी हो सकता है, केरल भी हो सकता है। ठीक है। अब एक चीज और, खेतड़ी। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। अब उसके पीछे कारण क्या है, हमने पता किया था कि जो संस्कृति शब्द होता है वो किसी स्पेशल या विशिष्ट पुरा वस्तु का मिलने से या किसी सेम टाइम पीरियड में मिलने से होता है। अब संस्कृति शब्द का उपयोग कैसे कहाँ होता है, हमने देखा था कि जब कोई विशिष्ट पुरा वस्तु किसी विशेष क्षेत्र में विशेष टाइम पीरियड में पाई जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, संस्कृति। लेकिन यहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने खेतड़ी में मिले जो साक्ष्य हैं उसको क्या नाम दिया है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मृद भांड मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता के मृद भांडों से बिल्कुल अलग हैं। और इसी वजह से पुरातत्वविदों ने इसको एक अलग नाम दिया। क्या नाम दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। अब यहाँ पे तांबे का बहुत ज़्यादा सोर्स मिला है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से ही क्या होता होगा, तांबे का इंपोर्ट होता होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूर क्षेत्रों से संपर्क। अब बाकी जो दूर दूर देश थे उनसे कैसे संपर्क था या उनसे क्या क्या चीज़ें आती थी उसके बारे में जानते हैं। नई खोजों से पता चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता में ओमान से भी जो चीज़ें थी आती थी, जैसे ओमान से तांबा आता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पा की पुरा वस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो इनके साझा उद्भव को दर्शाते हैं। अब जो निकल है एक तरह का क्या होता है, मेटल, धातु। तो यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता है और जो ओमान है, यहाँ दोनों में जो चीज़ें मिली हैं, पूरा वस्तुएं मिली हैं, उन दोनों में ही क्या है, निकल के अंश मिले हैं। जिससे हमें ये ज्ञात होता है या हमें अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है इन दोनों में क्या होता हो, व्यापार वगैरह होता हो।
इसके अलावा एक हड़प्पाई मर्तमान ओमानी स्थलों से मिला है जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी हुई है। अब ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक हड़प्पाई मर्तमान, ठीक है, और इस पे क्या लगा है, मिट्टी की मोटी काली परत चढ़ी हुई है। हो सकता है ये जो काली परत चढ़ी हो ये पानी के रिसाव या मान लीजिए कोई लिक्विड चीज़ है उसको रिसाव को रोकती हो ताकि वो इससे बह ना जाए, ठीक है। मैसोपोटामिया के लेखों में मगान जो हो सकता है ओमान के लिए प्रयोग किया गया हो तथा मेलुआ जिसका अर्थ नाविकों का देश है संभवतः हड़प्पा क्षेत्रों के लिए किया गया हो। अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक मेलुआ और एक मगान। मगान जो कि हो सकता है ओमान के लिए प्रयोग हुआ हो, और मेलुआ, मेलुआ का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, नाविकों का देश, और ये शब्द हो सकता है किसके लिए प्रयोग किया गया हो, हड़प्पा के लिए, हड़प्पा क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया गया है। इसके साथ दिलमुन, अब यहाँ पे एक और नाम आया है दिलमुन। दिलमुन किसके लिए प्रयोग किया गया है, बहरीन द्वीप, ठीक है, कौन सा द्वीप, बहरीन। इन सब की जानकारी मिलती है। मैसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली हैं जैसे कि मोहरे, बाट, पासे तथा मनके, जो यहाँ लंबी दूरी के संपर्कों को दिखाते हैं। और हम यह भी अनुमान लगाते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका ओमान, बहरीन और मैसोपोटामिया के साथ व्यापारिक रिश्ते या व्यापारिक संबंध होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मोहरे, लिपि तथा बाट। अब मोहरें क्या होती हैं, बाट क्या होते हैं और लिपि क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोहर क्या होती है। अब देखिए मोहर एक तरह के हम कह सकते हैं स्टैंप, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कोई चीज़ किसी के पास भेजनी है और कोई मेरा विश्वास पात्र आदमी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक थैले में उस चीज़ को रखूँगा। जैसे मान लीजिए सोना है या सोने के बिस्कुट हैं, मैंने उसको एक थैले में रखा और उसके बाद मैंने क्या किया, उस पर गीली मिट्टी की छाप लगाई और उस पर फिर उसको सूखने से पहले ही उस पर एक स्टैंप मार दिया, ठीक है। अब उसको मैं सुखा कर किसी आदमी को दे दूंगा और उसे भेज दूंगा। अब जिसके पास मैंने भेजा है वो क्या करेगा, जैसे उसे वो थैला मिलेगा सबसे पहले वो क्या करेगा, उस चीज़ की मुहर जो स्टैंप था उसको देखेगा। अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुई है या वो सही सलामत नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि थैले में से जो चीज़ है वो निकाली गई हो या उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। लेकिन अगर वही वो जो स्टैंप था, मुहर थी, अगर वो सही सलामत हो तो इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ उसमें रखी गई है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जैसा मैंने यहाँ से भेजा था वैसे ही उसको वहाँ पर मिली हुई है। मोहरों और मुद्रांकों का प्रयोग लंबी दूरी की संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अब आता है दूसरा टॉपिक, एक रहस्यमय लिपि। अब यहाँ पे जो हड़प्पाई लिपि की बात की जा रही है, हड़प्पाई लिपि में अब आता है एक रहस्यमय लिपि। अब यहाँ पे किस लिपि की बात की जा रही है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसकी बात की जा रही है। एक रहस्यमय लिपि। अब यहाँ किस लिपि की बात की जा रही है, हड़प्पा की लिपि की। अब अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं, सबसे लंबे अभिलेख में 26 अक्षर हैं। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ख्याल से इसको दोबारा पढ़ना। एक रहस्यमय लिपि। अब यहाँ पे किस लिपि की बात की जा रही है, हड़प्पा लिपि की, या हड़प्पा की जो लिपि है उसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर जितने भी अभिलेख मिले हैं वो क्या है, संक्षिप्त यानी छोटे हैं। यहाँ पर जो सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है उसमें 26 अक्षर हैं, ठीक है। और यहाँ जो अक्षरों की संख्या थी या इस लिपि में जो अक्षरों की संख्या है वो कितनी है, 375 से लेके 400 तक। और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना, बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और यहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं, अधिकांश चीज़ों पर क्या है, ये लिपि लिखी हुई है। और ऐसे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा साक्षर थे, उनकी जो लिटरेसी रेट थी बहुत ज़्यादा हाई थी।
यह जो लिपि थी वर्णमालीय नहीं थी। क्या थी फिर ये चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, चित्रात्मक लिपि में क्या होता है, चित्रों के माध्यम से अक्षरों को या जो अक्षर हैं उसको चित्रों के माध्यम से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आता है बाट। ठीक है, अब जो बाट है वो किससे बनता है, चट पत्थर से बनता है। पेपर में सवाल आता है ये 1 नंबर का कि बाट को किस पत्थर से बनाया जाता है, तो बाट को चट पत्थर से बनाया जाता है जो निशान रहित और घनाकार होते हैं। घनाकार मतलब क्यूबाइड होते हैं। ठीक है, सॉरी क्यूब होते हैं, है ना भैया। ठीक है, पाट, पाट किस पत्थर से बनाए जाते हैं, चट पत्थर से बनाए जाते हैं। पाट किस पत्थर से बनाए जाते हैं, तो पाट चट पत्थर से बनाए जाते हैं और ये निशान रहित और ये क्यूब के आकार के होते हैं। ठीक है, और ये द्विधारी होते हैं। एक साइड इसमें क्या होता है, दशमलव प्रणाली के साथ लिखा होता है और एक साइड संख्याओं में लिखा होता है। और जो छोटे बाट होते थे, हो सकता है उनका उपयोग किस लिए किया जाता हो, आभूषण तौलने के लिए, क्योंकि सोना वगैरह क्या होता है तो छोटी छोटी मात्राओं में ही तौला जाता है, उस छोटी छोटी मात्राओं में ही खरीदा बेचा जाता है। जैसे 1 तोला, 1 तोले में कितना ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है। अब इसको तोलने के लिए छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था। अब आता है प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें लागू करने के संकेत मिलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे ईंटें, मनके, पाट, ये सारे के सारे क्या थे, एक जैसे ही और एक ही आकार के होते थे। अब अगर मैं ईंटों की बात करूं तो ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात था वो 4:2:1 था, यानी कि लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 थी। जम्मू कश्मीर से लेके पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य मिलते हैं वहाँ वहाँ इन ईंटों का अनुपात यही रहा, इससे आगे बढ़ा नहीं। जो मनके मिले वो भी मनके लगभग एक जैसे, यानी उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई गई हैं। यहाँ पर प्राप्त वस्तुओं में एक रूपता देखने को मिलती है, जैसे कि ईंटों, मनकों, बाटों को उदाहरण के तौर पर लें। इसके अतिरिक्त ईंटों और भवनों, चबूतरों इत्यादि को बनाने में बहुत से श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो घर वगैरह थे जिनको चबूतरों पर बनाया गया था, जैसे दुर्ग ले लें, तो उनको बहुत ज़्यादा क्या करा, ऊंचाई पर बनाया गया था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा श्रम की भी आवश्यकता हुई होगी। तो ऐसे में उस श्रम को करवाने के लिए भी कोई ना कोई मुखिया होगा या नेता होगा। तो उसी के बारे में अब जानते हैं कि क्या यहाँ पे एक राजा था, अनेक राजा था। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रसाद तथा शासक। अब यहाँ पे जो प्रासाद है, इस प्रसाद का मतलब वो प्रसाद नहीं है, इस प्रसाद का मतलब क्या है, महल। क्या, महल। मोहनजोदड़ो में एक भवन मिला है जिसे प्रसाद कहा गया है। ठीक है, प्रासाद। यहाँ एक पत्थर की मूर्ति मिली हुई है जिसे क्या कहा गया है, पुरोहित राजा, और हो सकता है ये यहीं का राजा रहा हो। क्यों, क्योंकि जो पुरातत्वविद हैं या इतिहासकार हैं वो मेसोपोटामिया की संस्कृति से परिचित थे और वहाँ पर उन्होंने पुरोहित राजाओं के बारे में जाना था। तो उसी से हमने क्या करा, यहाँ पे थोड़ी इसकी सिमिलैरिटीज कॉपी करने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग मेसोपोटामिया के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानता उन्होंने हड़प्पा सभ्यता में भी देखने का प्रयास किया, पर इसका सही अनुमान लगा पाना मुश्किल है। राजाओं के विषय में कहा जाए तो कई जो पुरातत्वविद हैं उनका मानना है कि यहाँ पे एक ही राजा था, एक ही राजा था। उसके पीछे कारण क्या है, तो जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे जो घर बने हैं वो एक जैसे ही हैं, जो ईंटें हैं वो एक जैसी हैं, जो मनके हैं वो एक जैसे हैं। तो इनको सख्त हिदायत देने वाला कोई ना कोई राजा रहा होगा। और कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजा थे। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई राजा ही नहीं था। ठीक है, कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ कोई राजा नहीं था, कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ अलग अलग जगहों के अलग राजा थे। सभ्यता का अंत। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो लगभग 1800 ईसा पूर्व कोलिस्तान के जो आसपास के जो क्षेत्र थे
वो धीरे धीरे क्या हुए, त्याग दिए जाने लगे। वहाँ जो लोग थे वो वहाँ छोड़कर किसी और जगह जाने लगे। अब लगभग 1900 ईसा पूर्व, जिसे हम उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं, जो कि 1300 ईसा पूर्व से लेके या 1900 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व तक है। तो लगभग 1900 ईसा पूर्व से लेके गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में आबादी बढ़ने लगी। अब हो सकता है जो चोलिस्तान के लोग थे वो वहाँ छोड़ के यहाँ पर आने लगे हों। समय के साथ विशिष्ट पुरावस्तुएं जैसे कि बाट, मन के मुहरे समाप्त हो गई। साथ ही लेखन कला और जो लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह थी या लंबी दूरी के जो संपर्क वगैरह थे वो भी क्या हुए, खत्म हो गए। तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। अब जो शिल्प विशेषज्ञता थी, यानी जो पार्ट वगैरह बनाए जाते थे, मनके वगैरह बनाए जाते थे, उनकी जो स्पेशलिटी थी वो भी क्या हुई, धीरे धीरे खत्म हो गई। इस सभ्यता के अंत के पीछे संभावित कारण हो सकते हैं, हमें एग्जैक्ट कुछ नहीं पता, ठीक है। हम बस क्या करते हैं, गैस करते हैं इसके बारे में कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। तो पहला कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो और लोग यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले गए हों। दूसरा कारण क्या है, वनों की कटाई। अब वनों की कटाई के कारण क्या हुआ, ये जो इलाका हो वो बहुत ज़्यादा शुष्क हो गया हो या यहाँ पे गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। ठीक। अत्यधिक बाढ़, हो सकता है यहाँ पर बाढ़ वगैरह आई हो और उसके बाद यहाँ पर लोग पलायन कर गए हों, ठीक है। फिर आता है नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना। अब नदियों का सूख जाना, अब जैसे बहुत सारी जो नदियाँ हैं जिसे हम मौसमी नदियाँ वगैरह भी कहते हैं, वो क्या होता है, कुछ समय के लिए होती हैं और फिर जब बारिश वगैरह आती है, मानसून आता है, तब दोबारा आ जाती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि वो नदियाँ अपना मार्ग ही बदल लेती हैं। जैसे आपने लाल किला देखा होगा। अब लाल किला से आज से लगभग 40-50 साल पहले लाल किला के जस्ट बगल से यमुना नदी निकलती थी, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ यमुना नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और आज हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ क्या है, लाल किला ही दिखाई देता है और उसके आसपास नदी हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। फिर आता है भूमि का अत्यधिक उपयोग। अब भूमि का अत्यधिक उपयोग होने से इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया। अब देखिए कई बार हम क्या करते हैं, जैसे जो किसान या किसान बैकग्राउंड से आते हों उनको इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी ज़मीन पर लगातार जुताई बुआई कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है उसमें कमी आती है। और हो सकता है ठीक यहाँ पे भी यही हुआ हो, लगातार वो क्या कर रहे हो, उसको जुताई बुआई कर रहे हो, उससे बीज वगैरह डाल के उसमें अनाज वगैरह बो के उसे काट के फिर उसके अनाजों का जो वो होता है भंडारण कर ले रहे हो, लेकिन उसकी उपजाऊ क्षमता का किसी ने ख्याल नहीं रखा और धीरे धीरे वो जो ज़मीन थी वो क्या हुई, बंजर हो गई और लोगों ने क्या किया, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। सी यू सून।